एसपी ऑफिस में आई एक थकी हारी लड़की, चेहरे पर दर्द, आंखों में डर और आवाज में एक सिहरन। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, पूरे ऑफिस की रगें कांप उठीं। आखिर इस लड़की का नाम ऐसा क्या था जिसने अफसरों की सांसें रोक दीं? वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसके आने से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसमें वर्दी, सत्ता और इंसाफ आमने सामने खड़े हो गए। हर मिनट बढ़ता तनाव, हर पल खुलता रहस्य और एक ऐसा मोड़ जो पूरे शहर को हिला देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की के नाम में क्या था ऐसा जिसने सिस्टम की नींव हिला दी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। शाम के करीब 5 बज चुके थे। सूरज अपनी आखिरी किरणों के साथ आसमान में खो चुका था और अब सरकारी दफ्तरों में ट्यूबलाइट्स की सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद माहौल में एक अजीब सी थकान और सन्नाटा फैल गया था। बड़ा ऑफिस हॉल लगभग खाली था। बस छत का पंखा अपनी धीमी रफ्तार में घर्र घर्र की आवाज निकाल रहा था। कुछ सिपाही कुर्सियों पर बैठे ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कोने में बैठे उम्रदराज पांडे जी अखबार के पन्ने पलटते हुए जम्हाई ले रहे थे, जबकि सामने शर्मा मोबाइल पर कोई मजाकिया वीडियो देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था। उबाऊ सी खामोशी के बीच अचानक भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। सबकी नजर उधर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक दुबली पतली लड़की अंदर झांकती दिखाई दी। उम्र मुश्किल से 20 साल होगी। चेहरे पर थकावट, आंखों में डर और होठों पर बस एक टूटी सी उम्मीद। उसके कपड़े धूल और मैल से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए और पांव नंगे। साफ लग रहा था कि कई दिनों से उसने न ठीक से खाया था न सोई थी। कांपती आवाज में उसने कहा, साहब मेरी मदद कीजिए। शर्मा ने मोबाइल से नजर उठाई और पांडे जी की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान फेंकी। पांडे जी ने अखबार नीचे रखकर चश्मे के ऊपर से उसे घूरा और भारी आवाज में बोले, क्या है यहाँ, क्या लाइन लगी है? ये एएसपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। भागो यहाँ से। लड़की उनकी डांट से सहम गई। आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे से बोली, मैं भीख नहीं मांग रही साहब, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है, कृपया मदद कीजिए। बहन गायब हो गई है? यह सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया। अब तक जो सुस्ती थी वो पल भर में गायब हो गई। कोने में बैठे मुंशी ने हल्की सी हंसी दबाई और शर्मा ने तंज कसा, वाह, अब तो हर कोई यहाँ रोता हुआ चला आता है। एसपी ऑफिस को लापता बच्चों का हॉस्टल बना दिया है क्या? पांडे जी झल्लाए। अबे चुप रह, ये काम थाने का है, यहाँ बड़े अफसर बैठते हैं। चल निकल, वरना साहब को गुस्सा आ जाएगा। लड़की की आंखों से अब उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट चुका था। उसने अपने पुराने झोले से एक मुड़ी टुड़ी फोटो निकाली। तस्वीर के रंग उड़ चुके थे, लेकिन उसमें एक नन्ही सी मुस्कुराती बच्ची दिखाई दे रही थी। टूटी आवाज में वह बोली, ये मेरी बहन समायरा है, बस 10 साल की। कल रात हमारी बस्ती से अचानक गायब हो गई। बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिली। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा ठहर गया, मगर पांडे जी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठंडे लहजे में बोले, बस्ती की बच्चियां तो अक्सर यूं ही निकल जाती हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। अरे जरूर किसी लड़के के साथ भागी होगी, कुछ दिन घूम फिर कर खुद लौट आएगी। हर गुमशुदा की तलाश में हम निकले तो बाकी काम कौन करेगा? इतना कहते हुए पांडे जी ने थकी हुई आवाज में हाथ झटक दिया। यह मामला हमारे बस का नहीं है, अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट करवाओ, उन्होंने जोड़ा। लड़की यानी मिश्का की आंखों से अब आंसू रुक नहीं रहे थे। वह रोते हुए बोली, मैं कल थाने गई थी, पर वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भिखारी कहकर भगा दिया। बोले यह ड्रामा कहीं और जाकर करो। यह सुनकर पांडे जी और शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए, जैसे यह सब उनके लिए कोई नई बात ही ना हो। मिश्का का मन पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास न हिम्मत बची थी न कोई उम्मीद। वह वहीं जमीन पर बैठने ही वाली थी कि तभी अंदर के केबिन से एक गहरी, तेज और अधिकार भरी आवाज गूंजी, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मामला क्या है? सन्नाटा छा गया। वह आवाज थी एसपी दक्ष राठौर की। पूरा ऑफिस एक पल में चौकन्ना हो गया। फाइलों की सरसराहट थम गई और हर चेहरा सख्त मुद्रा में आ गया। दक्ष राठौर, जिनका नाम पूरे जिले में ईमानदारी और अनुशासन का प्रतीक था, अपराधियों के लिए डर का दूसरा नाम और आम जनता के लिए एक सच्चे रक्षक। उनकी आवाज सुनते ही पांडे जी लगभग उछल पड़े। उन्होंने अखबार समेटकर एक तरफ रख दिया। शर्मा ने घबराकर अपना मोबाइल जेब में डाल लिया। पांडे जी ने झेंपते हुए कहा, सर कोई खास बात नहीं, एक लड़की आई है, कह रही है कि उसकी बहन लापता है। केबिन के अंदर कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर दक्ष की सधी हुई आवाज आई, किसी का गायब होना कोई मामूली बात नहीं होती पांडे।
फरियाद और भीख में फर्क करना सीखो। उसे अंदर बुलाओ। पांडे जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने मिश्का की ओर इशारा किया और बुदबुदाए, जाओ, साहब बुला रहे हैं। कांपते कदमों से मिश्का आगे बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मन में डर था कि कहीं अंदर वाला अफसर भी बाकी सबकी तरह बेरहम न निकले। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से शांत आवाज आई, आ जाओ। मिश्का ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। केबिन बड़ा और सलीके से सजा हुआ था। बड़ी मेज के पीछे आरामदायक कुर्सी पर एसपी दक्ष राठौर बैठे थे। उनकी वर्दी पर चमकते सितारे उनके कर्तव्य का भार दिखा रहे थे। चेहरा सख्त जरूर था, मगर आंखों में एक अजीब सी करुणा झलक रही थी। उन्होंने एक नजर मिश्का पर डाली। थकी हुई, आंसुओं से भरी आंखें, कांपते हाथ और टूटी हुई आवाज। एक पल में ही उन्होंने उसकी हालत समझ ली। कुर्सी से उठकर उन्होंने पास रखी बोतल से गिलास में पानी डाला और उसकी ओर बढ़ाया। बैठो बिटिया, पहले पानी पियो, डरो मत, बताओ क्या हुआ। उनके लहजे की नरमी ने मिश्का को हैरान कर दिया। इतने बड़े अफसर से इतनी इंसानियत की उम्मीद उसे नहीं थी। उसने कांपते हाथों से गिलास थामा, एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। गले की रुकावट कुछ कम हुई और फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरा नाम मिश्का है और मेरी छोटी बहन का नाम समायरा है। कल शाम बस्ती के लोग रोज की तरह हैंडपंप से पानी भरने गए थे। बच्चे भी वहीं खेल रहे थे, लेकिन जब सब लौट आए, समायरा नहीं आई। पहले लगा किसी पड़ोसी के घर होगी, पर जब रात ढली तो डर ने घर कर लिया। हमने पूरी बस्ती छान मारी, हर गली, हर मोड़, हर झोंपड़ी, पर उसका कोई पता नहीं चला। यह कहते कहते मिश्का की आवाज भर्रा गई। उसने अपने झोले से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकाली और एसपी दक्ष राठौर की मेज पर रख दी। यह मेरी बहन है साहब। दक्ष ने फोटो उठाई। तस्वीर में एक नन्ही बच्ची की मासूम मुस्कान थी, इतनी सच्ची कि मानो वक्त वहीं थम गया हो। कुछ पल तक वे चुपचाप उस तस्वीर को देखते रहे, जैसे किसी भूली हुई याद को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। केबिन में सन्नाटा उतर आया। पंखे की हल्की घर्र घर्र आवाज के बीच दक्ष की धीमी आवाज सुनाई दी, बिटिया, तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? जी, मिश्का, उसने रूंधे गले से जवाब दिया। यह तस्वीर बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ खिंचवाई थी? मिश्का ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत साल पहले साहब, मेले में। उस दिन पिताजी ने ही खिंचवाई थी। उसके बाद वह रुक गई, गला भारी हो गया। उसके बाद वो हमें छोड़कर चले गए। तब से बस हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं पास की कोठी में सफाई करती हूँ और समायरा मेरी दुनिया है साहब, बस उसे वापस ला दीजिए। दक्ष का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम? अर्जुन सिंह, उसने धीरे से कहा। यह नाम सुनते ही दक्ष की सांस थम गई। उनके हाथ फाइल पर ठहर गए, जैसे किसी पुराने जख्म को किसी ने फिर से छू लिया हो। अर्जुन सिंह, वही नाम जो उनके बचपन की धुंधली यादों में दर्ज था। वही व्यक्ति जिनके जाने के बाद उनका जीवन अनाथालय की दीवारों में कैद हो गया था। उनकी नजर अचानक मिश्का की दाहिनी बांह पर गई। कपड़ा थोड़ा फटा हुआ था और उसके नीचे एक पुराना जला हुआ निशान साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए पूछा, यह निशान कैसे लगा? मिश्का ने हल्के से उस जगह को देखा और बोली, यह बचपन का है साहब। हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी, मैं उसी में फंस गई थी। पिताजी ने ही मुझे बाहर निकाला। उसके कुछ दिन बाद वो कहीं चले गए। लोगों ने कहा कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। दक्ष का दिल अब किसी तेज ट्रेन की तरह धड़कने लगा। उनके कानों में जलती लकड़ियों की चटचटाहट और चीखों की गूंज भर गई। आंखों के सामने वही भयंकर रात घूम गई जब सब कुछ आग में जल गया था। पीठ पर अपने जलने का निशान उन्हें अब भी याद था। याद आया कैसे कोई उन्हें उठाकर झोपड़ी से बाहर ले गया था, कैसे बाद में होश आने पर वो खुद को अनाथालय में पाए थे और बताया गया कि उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोले, फिर कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, मिश्का, तुम्हें अपने पिताजी का चेहरा याद है? मिश्का ने निगाहें झुका लीं और धीमे स्वर में बोली, बस बहुत धुंधला सा याद है साहब, जैसे किसी अधूरी तस्वीर की छाया। वे बेहद मजबूत और ऊंचे कद काठी वाले थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें हमें छोड़ना पड़ा। माँ पहले ही जा चुकी थीं और अब पिता भी नहीं रहे। यह सुनते ही एएसपी दक्ष राठौर अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, जैसे किसी ने झटका दिया हो। उनकी आंखों में भावनाओं की लहर दौड़ गई। वह मिश्का के पास आए और बोले, नहीं, उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा और शायद वही तुम्हारे पिता, मेरे भी पिता थे। मिश्का हैरान रह गई। साहब, आप क्या कह रहे हैं? दक्ष की आंखें भर आईं। मिश्का, मैं भी अर्जुन सिंह का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई दक्ष। केबिन में सन्नाटा छा गया। मिश्का के होंठ कांपने लगे। भैया,
आप तो उस आग में। दक्ष ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं जिंदा था, हादसे के बाद अस्पताल और फिर अनाथालय पहुंचा। सबने कहा, मेरी बहन नहीं बची, मैंने तुम्हें खो दिया, मान लिया था, और आज भगवान ने हमें फिर मिला दिया। उन्होंने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, एक आदमी, एक छोटा लड़का और गोद में नन्ही बच्ची। मिश्का रोते हुए उनके गले लग गई। भैया, बाहर पांडे जी और शर्मा सब देख रहे थे। जिस लड़की को वे भिखारी समझ रहे थे वह उनके साहब की सगी बहन निकली। पांडे जी का चेहरा उतर गया। अब यह सिर्फ लापता लड़की का मामला नहीं था, एक बिखरे परिवार के मिलने की कहानी थी। दक्ष ने मिश्का को शांत किया। अब डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं, समायरा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। उन्होंने इंटरकॉम दबाया। आवाज सख्त थी, पांडे, शर्मा, तुरंत मेरे केबिन में आओ। दोनों सिपाही घबराकर अंदर पहुंचे, नजरें झुकाए, जानते थे अब मामला बेहद गंभीर है। दक्ष अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनका चेहरा इस्पात की तरह कठोर था। पूरे जिले में अलर्ट जारी करो, शहर के बाहर निकलने वाले हर रास्ते को सील करो, हर चौकी और थाने में इस बच्ची की तस्वीर भेजो, वायरलेस पर तुरंत मैसेज फ्लैश करो। एक 10 साल की बच्ची, नाम समायरा, कल रात से बस्ती इलाके से लापता है, हर हाल में उसे ढूंढना है। ये केस अब मेरी सीधी निगरानी में रहेगा, मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। दोनों सिपाही जैसे ही जय हिंद सर बोलकर भागे, मानो उनकी जान बच गई हो। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी मशीनरी सक्रिय हो गई। जो ऑफिस कुछ मिनट पहले सुस्ती में डूबा था, अब हलचल और तेजी से भर गया। फोन की घंटियां बजने लगीं, वायरलेस खड़कने लगा और शहर की सड़कों पर जीपें सायरन बजाते हुए दौड़ने लगीं। जिस थाने ने पहले मिश्का को धक्का देकर भगा दिया था, वहां के थानेदार के हाथ पैर कांपने लगे जब उसे दक्ष का सीधा फोन आया। दक्ष ने सख्ती से कहा, शर्मा जी, जिस लड़की को आपने सुबह भगाया था वह मेरी बहन है, और जो बच्ची गायब है वह भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वह मुझे सुरक्षित नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स बस्ती में उतार दी। दक्ष ने मिश्का को अपने पास बिठाए रखा और बार बार उसे दिलासा देते रहे, चिंता मत करो मिश्का, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वह जरूर समायरा को ढूंढ लेगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, रात गहराती जा रही थी। मिश्का की बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन अपने बड़े भाई के पास होने से उसे अद्भुत साहस भी मिल रहा था। लगभग रात 11 बजे दक्ष के वायरलेस पर एक संदेश आया। एक खबरी ने बताया कि बस्ती के पास पुरानी जूट मिल के गोदाम में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपा रखा है। वे लोग शायद उसे बेचने की फिराक में थे। दक्ष ने तुरंत एक टीम को रेड करने का आदेश दिया। वह खुद भी गोदाम की ओर बढ़ने ही वाले थे कि मिश्का को देखकर रुके। उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट उनके लिए सदियों जैसे थे। हर सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। फिर दक्ष के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। वह थोड़ी डरी हुई है लेकिन बिल्कुल सुरक्षित है। हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही दक्ष की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मिश्का के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिल गई मिश्का, हमारी समायरा मिल गई। मिश्का खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर महीनों बाद वही रौनक लौट आई थी जैसी उस पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस की जीप एसपी ऑफिस के सामने रुकी। एक महिला कांस्टेबल समायरा को लेकर आई। समायरा बहुत डरी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जैसे ही उसने मिश्का को देखा, वह दीदी कहकर दौड़ पड़ी और मिश्का से लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोती रहीं। यह खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू थे। दक्ष एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी। आज वह सिर्फ एक अफसर नहीं थे, बल्कि एक बड़े भाई और परिवार के मुखिया थे, जिन्होंने अपने खोए हुए हिस्से को फिर से पाया था। जब दोनों बहनों का रोना कुछ कम हुआ तो दक्ष उनके पास गए और समायरा के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। समायरा डरते डरते उनकी ओर देख रही थी। मिश्का ने उसे समझाया, समायरा, ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। मासूम समायरा ने चुपचाप पूछा, हमारे भी भैया हैं? दक्ष मुस्कुराए और उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, तुम्हारे भी भैया हैं। उस रात दक्ष ने उन सिपाहियों को कुछ नहीं कहा जिन्होंने मिश्का के साथ बदतमीजी की थी। उनकी सजा तो अपने ही जमीर ने दे दी थी। फिर दक्ष दोनों बहनों को लेकर ऑफिस से बाहर निकले। उनकी सरकारी गाड़ी तैयार खड़ी थी। उन्होंने दोनों को प्यार से पीछे की सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गए। गाड़ी जैसे ही चलने लगी, मिश्का और समायरा खिड़की के बाहर झांकने लगी। सड़क पर भागती रोशनियां, ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों के मुस्कुराते चेहरे उन्हें किसी सपने जैसे लग रहे थे। कल तक जो दोनों बहनें फुटपाथ पर एक पुराने चादर के नीचे सिमट कर सोती थीं,
आज वो अपने सगे भाई दक्ष के साथ सरकारी गाड़ी में बैठी थीं। उनके चेहरों पर डर की जगह अब एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। गाड़ी बंगले के बड़े गेट के सामने रुकी। बाहर खड़ी थी एक सजीली सुलझी हुई महिला, वृतिका, दक्ष की पत्नी। उसके चेहरे पर स्नेह और अपनापन झलक रहा था। दक्ष मुस्कुराते हुए बोले, वृतिका, मिलो, ये हैं मिश्का और समायरा, मेरी बहनें। कुछ पल के लिए वृतिका चुप रही। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। फिर उसी पल वह दौड़कर दोनों को गले लगा ली। तुम्हें तो मैं अपने बच्चों जैसा मानूंगी, उसने कहा, और उसके शब्दों में सच्चाई झलक रही थी। मिश्का और समायरा के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें इतने प्यार से गले लगाया था। बंगला अंदर से बेहद सुंदर था। चमकते झूमर, महकती अगरबत्तियां और दीवारों पर लगी परिवार की तस्वीरें। वृतिका ने उन्हें अपने हाथों से नहलाया, नए कपड़े पहनाए और फिर साथ में डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा। गरम रोटियां, सब्जियां और मिठाई की खुशबू से पूरा घर भर गया। समायरा ने झिझकते हुए पूछा, भैया, अब हमें बस्ती वापस जाना पड़ेगा क्या? दक्ष मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, कभी नहीं समायरा, अब तुम दोनों यहीं रहोगी, पढ़ोगी, लिखोगी और एक दिन अफसर बनकर उन सबको दिखाओगी कि गरीब होना गुनाह नहीं होता। उनकी बातों में सिर्फ वादा नहीं बल्कि एक दिशा थी, एक नया जीवन, नई शुरुआत। रात को जब सब सोने गए, मिश्का और समायरा ने पहली बार मुलायम बिस्तर पर सिर रखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, जैसे उनके टूटे सपनों को आखिर ठिकाना मिल गया हो। बालकनी में खड़े दक्ष और वृतिका नीचे बच्चों के कमरे की रोशनी देख रहे थे। वृतिका बोली, जानती हो, मुझे लगता है तुम्हारा घर अब पूरा हुआ है। दक्ष की आंखों में गर्व था। हाँ, आज सच में लगता है जैसे मेरे पिताजी का अधूरा सपना पूरा हो गया। रात की ठंडी हवा में 3 जिंदगियों की कहानी एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी, जहां अब दर्द नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। शहर जब सो रहा था, एसपी दक्ष राठौर के बंगले की एक खिड़की में रोशनी देर तक जलती रही। यह सिर्फ बल्ब की हल्की चमक नहीं थी, बल्कि सालों से बुझते हुए रिश्तों की लौ की चमक थी। कहानी की शुरुआत एक बेबस लड़की की आंखों में तैरते आंसुओं से हुई थी, लेकिन इसका अंत एक भाई की आंखों में छलकती खुशी पर हुआ। भले ही उनके अतीत के पन्ने बेरहमी से फाड़ दिए गए थे, नियति के कलम में इतनी स्याही बाकी थी कि वह उनके लिए एक नया और खूबसूरत भविष्य लिख सके। एसपी दक्ष की वर्दी पर लगे सितारे कानून और व्यवस्था के प्रतीक थे, पर उस रात उन्होंने जाना कि परिवार के आसमान का सबसे चमकता सितारा होना क्या होता है। यह सिर्फ एक लापता बहन की कहानी नहीं थी, बल्कि यह विश्वास की कहानी थी कि जब इरादे नेक हों तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं और बिछड़े हुए रास्ते एक दिन अपनी मंजिल पर मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी दक्ष और उनकी बहनों मिश्का और समायरा की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल से भी बनते हैं। जहां हालात ने तीनों को सालों तक अलग रखा, वहीं किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया। कभी फुटपाथ पर सोने वाली 2 मासूम बच्चियां आज अपने भाई की छांव में नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हैं। कभी जिनकी आंखों में आंसू थे, अब वहां सपने हैं, पढ़ने, आगे बढ़ने और दुनिया को कुछ साबित करने के। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके दिल को भी छू गई? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक एक बात हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो सच्चे रिश्तों, भावनाओं और इंसानियत पर यकीन रखते हैं। आपका छोटा सा शेयर किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और किसी के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,